हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले या फिर अराउंड 1 डेढ़ महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक्सिस बैंक की एनालिसिस शेयर की थी। और मेरा उसमें ये मानना था कि स्टॉक अराउंड 20 से 25% रिटर्न्स दे देगा। और वहाँ से इसने ऑलरेडी 15% के रिटर्न्स तो दे दिए हैं, बिकॉज इस स्टॉक में मैंने खुद ने ट्रेड लिया था और मैं जानता हूँ, ठीक है। बट अभी इस स्टॉक में मैं कुछ और होता हुआ देख रहा हूँ। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि आगे जाके इस स्टॉक में क्या हो सकता है, क्या हम लोग इसमें अपने टारगेट्स और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, एक्सिस बैंक एक लार्ज कैप स्टॉक है, लेस रिस्की स्टॉक है। इसी के साथ में अपने प्रीवियस सेशन में ये अराउंड 9% अप है, ठीक है। एक्सीलेंट, अपने अपर सर्किट से थोड़ा सा पीछे रह गया था, नहीं तो इसमें अपर सर्किट लगने ही वाला था। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नज़र डालोगे तो फिर ये जो इसका करंट प्राइस है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से लेस है, तो फिर ये जो पैरामीटर ही अपने फेवर में जाता है। बट इस स्टॉक की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बैंक एफडी रेट से बेटर नहीं है। डिविडेंड भी इसके कुछ खास नहीं है। और इसी के साथ में स्टॉक अभी ये थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका है, बिकॉज इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है पिछले कुछ दिनों में। सो अभी ओवरबॉट हो चुका है, बट स्लोली ये अपने आप को, अपने प्राइस को एडजस्ट कर लेगा। एंड इट विल बी अ गुड टाइम टू कंसिडर दिस स्टॉक। ऐसा एंट्री पॉइंट हमको मिलेगा, ठीक है। अभी इस स्टॉक में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, सो दिस इज़ ऑल्सो द पॉजिटिव पॉइंट। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आप लोग देखोगे कि इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर करते हैं उसमें से 90% एनालिस्ट यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। दोस्तों, बात आती है एक्सिस बैंक में प्राइस परफॉर्मेंस की, तो फिर आप लोग देखोगे कि पिछले एक वीक में इसने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए, अराउंड 12.5% के। पिछले एक महीने भी इसने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए जो कि हैं अराउंड 11.6% के। पिछले 3 महीने में भी इसने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं जो कि अराउंड 25.83%। हील टू डेट में भी इसने अराउंड 32% रिटर्न्स दिए हैं जो कि मैं काफ़ी अच्छे मानूंगा। पिछले एक साल में इसके रिटर्न्स कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है, अराउंड 11.5% के आसपास है। और पिछले 3 साल में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है जो कि अराउंड 27% के आसपास। अब हम लोग यहाँ पे अगर जाएंगे और अगर हम लोग इसके वॉल्यूम एनालिसिस में थोड़ी सी नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर ये देखोगे कि इस स्टॉक का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का डिलीवरेबल वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा है। वो है अराउंड 40% का यहाँ पर डिलीवरेबल वॉल्यूम है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। उससे पहले वाले सेशन में अगर आप लोग देखोगे तो 58% की डिलीवरेबल वॉल्यूम क्वांटिटी उठाई गई है जो कि एक्सीलेंट है। 1 वीक का एवरेज भी बहुत अच्छा है 44% का, और 1 मंथ का एवरेज 56% का, ठीक है। अगर हम लोग अब स्क्रॉल करके नीचे आकर के इसके फाइनेंशियल्स पर नज़र डालेंगे, सो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इस स्टॉक का कि सॉरी इस एक्सिस बैंक का, इस बैंक का जो रिवेन्यूज़ है वो कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है पिछले 5 साल के अंदर। अब यहाँ पे इसके नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसके नेट प्रॉफिट भी हम लोगों के यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर आकर के देखोगे तो फिर हाँ, 2020 में कोरोना के टाइम पे इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, बट 2021 2022 ये काफ़ी अच्छे साल रहे हैं इसके लिए। और ये साल तो इसने काफ़ी अच्छे खासे नेट प्रॉफिट को रिपोर्ट किया है। अब हम लोग इसके आकर आर को देखेंगे तो इसका आर भी हम लोगों को ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस आर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग आएंगे और इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आकर के नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इसकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। जो कि लास्ट ईयर हुआ करती है अराउंड 11.69%, इस साल हो गई है 9.7%। एंड इसके जो एफ हैं वो भी लास्ट ईयर से कम ही हुए हैं, ठीक है। इसके लास्ट ईयर जो एफ थे अराउंड 52.49%, वो इस साल हो गए हैं 46.58%। एंड इसके जो डी थे वो हम लोगों को बढ़ते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर एक्सिस बैंक का डेली चार्ट देख रहे हो, और इसके डेली चार्ट पर वही पैटर्न बना हुआ है जो मैंने आपको लगभग आज से 1 डेढ़ महीने पहले बताया था, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, एक बार मैं हम लोग वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर इसमें देखेंगे कि इसमें अभी आगे क्या हो सकता है। सो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया, जब ये वाला ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था उसके बाद में मैंने इसमें बोला था इसमें एंट्री ली जा सकती है, ठीक है। एंट्री लेने के बाद में ये स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में इसने वापस एक रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा ही नीचे आया था। बट मेरा जो इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो था वो था 1:2 का, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस में अराउंड 10% के आसपास था, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक सीधा यहाँ से अप साइड में इसने अपनी जर्नी कंटिन्यू की है। अब यहाँ पर अगर इसकी RSI देखेंगे तो फिर ये स्टॉक सीधा यहाँ से एक डायरेक्शन में इतना इसका प्राइस स्ट्रेच हो चुका है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर स्ट्रेच हो गया, इसके यहाँ पर इसकी RSI ओवरबॉट दिखा रही है। तो ऐसा हो सकता है कि मंडे को ये स्टॉक
अपने इस टारगेट को अचीव करते जो हमने डिसाइड किया था अराउंड 960 के आसपास, और उसके बाद में स्टॉक वापस से नहीं डाउन साइड में आए, थोड़ा सा पुल बैक ले आकर के, या फिर हो सकता है अपना गैप फिल करने आ सकता है ऊपर जाने के बाद में, या हो सकता है ऊपर कंसोलिडेशन देने के बाद में ऊपर ही निकल जाए। ठीक है, सो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। लेकिन हम लोगों को हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इसमें कंटिन्यू रखना है, और जैसे ही हमारा टारगेट अचीव होगा हम लोग इसमें देखेंगे क्या करना है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग अपने टारगेट पर निकल जाएं, उसमें फर्दर हम लोग वेट करें आगे जाके नए पैटर्न बनने का, या फिर हम लोग इसमें कंटिन्यू भी रख सकते हैं अपने ट्रेड को। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के एक चीज़ देखेंगे तो इस स्टॉक में भी वीकली ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट पर। ठीक है, सो ये काफ़ी अच्छा साइन है, बिकॉज इस स्टॉक में अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड का पोटेंशियल दिख रहा है। इसने नया एक अपना 52 वीक हाई बनाया हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ में मेरे ख्याल से इसने नया ऑल टाइम हाई बना दिया, ये तो ऑल टाइम हाई है इसका। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग जो इसका टारगेट है अभी वो है 1250 का। ठीक है, 1250 का इसका मेरा नया टारगेट है, अराउंड 350 रुपये ऊपर अभी इसमें मेरा नया टारगेट है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर मंथली चार्ट पर जाते हैं तो फिर हम लोग मंथली चार्ट पर जा करके देखेंगे कि आगे जाके रेजिस्टेंस कहाँ पर हम लोग मिल सकता है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आओगे और अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एक लाइन कंटिन्यू करूँ, ओके ये इस तरह से नहीं आएगा। ठीक है, सो एक रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पर इस तरह से ये बना सकता है। ठीक है, बिकॉज ये यहाँ पर मंथली पर हो सकता है कि चैनल पैटर्न बना रहा हो, वी कैन नॉट से, बिकॉज अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं है मार्केट में क्या इसमें स्टॉक में क्या चल रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से ये एक पैटर्न इन मेकिंग हो, और अगर ऐसा हुआ और इस वाले पैटर्न का अगर ब्रेकआउट मिला तो फिर हम लोग उसमें टारगेट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैंने आपको वीकली पर जो टारगेट बताया हुआ है वो टारगेट ही हम लोग लेकर के चलेंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी को इसमें ये वाला टारगेट देखना है, मान लो ये टारगेट यहाँ तक जाता है, यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट दे देता है नेक्स्ट वीक में, ठीक है, सो लेट्स अगर हम लोग यहाँ पर जा कर के देखेंगे, अगर ये वाला ब्रेकआउट यहाँ कहीं पर हम लोग मिल जाता है तो फिर इसमें जो मुझे अगले टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो तो 1600 तक के आसपास के दिख रहे हैं। ठीक है, अराउंड 66% के वो अचीव हो सकते हैं, ऐसा नहीं अचीव नहीं होंगे, बिकॉज काफ़ी सारे स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं जिसमें इतने टारगेट्स अचीव हुए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ग्रेट ईस्टर्न कंपनी, उसमें मैंने 79 या फिर कुछ 70% के टारगेट दिए थे, अराउंड 75% के, उसमें से 50% का टारगेट उसने अचीव कर दिया, 48% अब जा चुका है 50%। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि बड़े टारगेट अचीव नहीं होते। काबरा एक्सट्रूशन मैंने बताया था, वो मैंने बताया था 115% का टारगेट दिया था, वो 150% गया हुआ था। सो लेकिन ये जो मंथली चार्ट पर जो टारगेट्स होते हैं इनको अचीव होने में टाइम लगता है, कभी कभी एक साल 1.5 साल भी लग जाता है। ठीक है, 5-6 महीने तो मिनिमम टाइम पकड़ के ही चलो आप लोग, वीकली चार्ट अगर ले रहे हो तो। ठीक है, सो इतना पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो जो डेली पे मैंने आपको बताया पहली बार, तो जो वीकली बताया इसको लेकर के चलो। ठीक है, पेशेंस है अगर तो 1200 का टारगेट लेकर के तो 1250 का वीकली वाला, उतना पेशेंस नहीं है। ठीक है, जो टारगेट मैंने 24-25% का बताया था डेली पर, ये लेकर के चलो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, डेली पर भी मैं काफ़ी सारे आप लोगों के साथ में अपनी एनालिसिस काफ़ी सारे ट्रेड्स शेयर करता रहता हूँ। बट गाइज मेरी तरफ से कोई भी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ कंडक्ट योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस। ठीक है, किसी भी स्टॉक में अगर आप पोजीशन बना रहे हो तो उससे पहले अपनी रिसर्च एनालिसिस पूरी करो, उसके बाद में ही पोजीशन बनाओ, बिकॉज मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो गाइज दिस इज माई एनालिसिस इन एक्सिस बैंक। मीनवाइल व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस अहेड। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।